जय हिंद। हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसके चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और हम आज इसका एमसीक्यू देखेंगे और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला एमसीक्यू जो है ये बोलता है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंग हम क्या बताए थे बाबू? होमोलोगस ऑर्गन क्या बताए थे? जो संरचना और उत्पत्ति में समान हो लेकिन काम अलग अलग हो। बस याद रखिएगा ना, जो सेम दिखेगा लेकिन काम अलग अलग होगा अगर ना, तो कह देंगे क्या कि ये समजात अंग है। समजात मतलब जतिया एक के है लेकिन कमवा अलग अलग कर रहा है। जतिया एक के है लेकिन कमवा अलग अलग कर रहा है। तो देखिए जैसे हमारा हाथ और गाय का हाथ मिलाएंगे तो क्या होगा? हमारा हाथ चलने का काम नहीं करता है लेकिन गाय का हाथ जो है चलने का काम करता है। अगला वाला पैरवा को हम हाथ बोल सकते हैं ना, तो वो क्या करता है? चलने का काम करता है। हमारा हाथ चलता है क्या? हमारा हाथ हमको चलाता है? नहीं चलाता है। तो ये क्या है? समजात अंग है। क्या है? समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन। देखिए जो दिखने में समान लेकिन काम अलग अलग होगा, अलग अलग। क्या है? समजात। समजात मतलब जतिया तो समान होगा, काम अलग अलग। ऐसे याद रखिएगा, बस ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा। अब देखिए उसके बाद समरूप अंग या समवृत्ति अंग क्या होते हैं? हम आपको बताए थे। समरूप अंग या समरूप अंग या समवृत्ति अंग क्या होते हैं? समरूप अंग या समवृत्ति अंग उन अंगों को कहते हैं जो काम तो सेम करेंगे लेकिन क्या करेंगे? जात उनका अलग अलग होगा। मतलब कि समझ में आया? देखिए काम सेम रहेगा लेकिन अलग अलग उत्पत्ति और संरचना रहेगी। मतलब कि संरचना बस याद रखिए कि संरचना अलग अलग रहेगी। जैसे देखिए हमारा हाथ गाय का हाथ सेम चीज से बना था, हड्डी और मांस, ऐसे इसी से तो बना था। हमारा दांत और हाथी का दांत किससे बना है बाबू? इनेमल और डेंटाइन वगैरह से बना है, ठीक? तो वैसे ही बना था। अब देखिए इसमें क्या होगा? काम एक जैसा होगा लेकिन अलग अलग चीज से बना होगा। कैसे बना होगा बाबू? अलग अलग चीज से। जैसे देखिए क्या होता है समरूप अंग। क्या होता है समरूप अंग? यहाँ पे समरूप अंग नहीं पूछा है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। समरूप अंग क्या होता है? जैसे तितली का पंख ले लीजिए, तितली का पंख ले लीजिए और चिड़िया का पंख ले लीजिए। तो देखिए तितली के पंख चिड़िया के पंख में कितना अंतर है बाबू? लेकिन वो दोनों उड़ने का काम करते हैं, सब दोनों उड़ते हैं, सब ना चलते हैं पंख से, क्या उड़ते हैं। तो देखिए तितली का पंख किससे बना होता है? मांस के रेशेदार मांस से बना होता है। रेशेदार मांस, रेशेदार मांस मतलब समझते हैं ना, आम में जो रेशा होता है, ऐसे जब देहात में लोग आम खाते हैं उस देहात के आम में बहुत ज्यादा रेशा होता है, देखिएगा। तो रेशा जो होता है ना, रेशा तरकुल जो होता है, तरकुल ताड़ का पेड़, उसके फल में भी बहुत ज्यादा रेशा होगा। तो ये तो शहर में लोग खाते नहीं है, बहुत लोग देहात में खाते हैं। तो वैसे ही रेशेदार टाइप में जो होता है ये मांस से बना होता है। कौन? तितली का पंख। लेकिन चिड़िया का पंख देखेंगे तो इसमें मांस भी होता है, अस्थि भी होता है। अस्थि मतलब हड्डी भी होता है और रोमा भी कुछ कुछ होता है। समझ में आया? रोम भी कुछ कुछ होता है। तो देखिए कमवा एक के है लेकिन चीज अलग अलग चीज से बना है। क्या है? अलग अलग चीज से बना है। देखिए क्या है? ये जो है मांस से बना है। ये मांस, हड्डी और रोआ तीनों से बना है। तो देखिए ना ये अलगे अलगे चीज का। हमारा हथवा एक के चीज से बना था, मतलब इसकी उत्पत्ति और मौलिक संरचना क्या थी? समान थी। गाय के हाथ से, गाय के हाथ से इसके हमारे हाथ में मौलिक संरचना और क्या था? उत्पत्ति समान था। समझ में आया? आप कहेंगे उसका खुरिया आप में है, तो बबुआ खुरिया नहीं है, नोहवा है। तो नोहवा जो है ना, नोहवा उसी टाइप का बना होता है। समझ में आया? तो अब देखिए ये जो समरूप अंग है, समरूप अंग में क्या होता है? समरूप अंग में काम सेम होगा लेकिन संरचना अलग अलग होगा। अब समजात अंग में क्या होगा? काम अलग अलग, काम अलग अलग लेकिन संरचना सेम होगा। समजात मतलब जात एक है, एक जात है, एक ही तरह से बना हुआ है, तो उसी को बोलते हैं। अब देखिए हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, अग्रपाद मतलब कुत्ते का अगला पैर। देखिए चारों को मिला करके, दो हाथ दो पैर को मिला करके हम पाद बोल देते हैं। हम अपने दोनों हाथ और दोनों पैर को हम पाद बोल सकते हैं। समझ में आया? तो देखिए कुत्ते का अग्रपाद मतलब आगे वाला पैर और हमारा हाथ दोनों संरचना में सेम है लेकिन काम अलग अलग करता है। कुत्ता चलता है, हम क्या करते हैं? कुछ खाते हैं, किसी को मारते हैं, कुछ उठाते हैं, कुछ बैठाते हैं, यही ना करते हैं। और देखिए हमारा दांत था हाथी के दांत। अब हमारा दांत, अब हमारे दांत से न बैठाइएगा, हमारा तो वैसे ही हाथी के टाइप का है। तो अब देखिए हमारा दांत हाथी का दांत सेम चीज से बना है, इनेमल से हमारा भी बना है। देखिए हमारा सेम वैसे भी है। तो देखिए जो इनेमल से हमारा बना है और डेंटाइन से बना है, वैसे
हाथी का दांत इनेमल और डेंटाइन से ही बना होगा, समझ में आया। तो और दोनों का काम अलग अलग है। जैसे हम चबाते हैं कुछू को अगर भोजन को लेंगे तो पीसेंगे कूचेंगे, हाथी का दांत क्या करेगा, किसी को पाएगा तो फाड़ देगा और कुछ नहीं करता है, काम कूचने पीसने का नहीं करता है, समझ में आया। तो ये क्या है, मतलब कि काम अलग अलग है, संरचना समान है, उत्पत्ति समान है बाबू। अब देखिए आलू एवं घास के ऊपरी भूअस्तरी, आलू जो होता है, आलू भी वैसे होता है, घास प्रयुक्त सभी, मतलब कि ये सारे सही हैं, सारे जो है क्या है, सारे सही हैं। क्या है सारे सही हैं, कहे से कि सारे समजात अंग है। देखिए ना, सबका देखेंगे तो काम अलग अलग होगा लेकिन संरचना समान होगा, संरचना समान होगा। जैसे हाथ, हमारा हाथ कुत्ते का हाथ समान संरचना से बना हुआ है, समान उत्पत्ति हुई है, हमारे दांत और हाथी के दांत समान है। और उसके बाद आलू और घास के ऊपरी भूअस्तरी जो होते हैं वो भी समान होते हैं, समझ में आया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी, समझ में आया। अब देखिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो इसमें आप कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए जो दिखने में हल्का हल्का समान दिख रहा होगा ना, उसी से समानता बैठा दीजिएगा, जिससे ज्यादा समानता दिखा रहा होगा। जैसे मार्कर है, नीला है, हाई काला है, इससे ज्यादा समानता आपस में दिखा रहे हैं। अब इस काले की जगह पे हम एक पेन लाके चाहे पेंसिल लाके रख देते और ये मार्कर भी रहता, तो हम पूछते बाबू इसका ज्यादा समानता किससे है, तो आप कहते पेंसिल से, नहीं कहते ना, कहते हाँ इस मार्कर से। तो सेम वैसे जिससे ज्यादा समानता रहेगी उसी को बोलते हैं कि इससे अधिक समानता है, समझ में आया। तो देखिए चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु। अब जीवाणु जो होते हैं हित्ती होते हैं, सब हित्ती बहुत छोटे छोटे होते हैं, हमको दिखते भी नहीं है। दही में जीवाणु होते हैं, खा लेते हैं, दिखते हैं एक भी नहीं दिखते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम से होते हैं। हाँ मकड़ी जो होती है, मकड़ी क्या होती है, मकड़ी भी छोटी छोटी होती है, हमसे थोड़ा भी समानता नहीं दिखा रही है बाबू, हम मकड़ी की टाइप का है का। तो देखिए हम जाल उल नहीं बनाते हैं अपना। अब देखिए चिंपैंजी जो होता है थोड़ा थोड़ा हमरे टाइप का दिख रहा है, दिखता है ना, हमारा ही दांत होता है उसका, हमारा ही सब कुछ चेहरा होता है, बस थोड़ा थोड़ा अलग होता है चेहरा भी, समझ में आया। और नाखून होते हैं, शरीर पे बाल होते हैं चिंपैंजी के। अब हमारे शरीर पे बाल नहीं होते तो थोड़ा थोड़ा कम समानता दिखा रहा है, लेकिन हाँ समानता है। अब देखिए चीन के विद्यार्थी, अब चीन का विद्यार्थी स्टूडेंट ही तो होगा, हमारे टाइप का ना होगा। तो देखिए ये हमसे बहुत ज़्यादा समानता दिखा रहा है, विद्यार्थी यानी स्टूडेंट हमारे टाइप का ना होगा। तो बताइए ज़्यादा समानता दिखा रहा है, तो इसमें कौन सा सही है, चीन के विद्यार्थी, चीन के स्टूडेंट, समझ में आया। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता चीन के विद्यार्थी से है, समझ में आया। जब भी विकासीय दृष्टिकोण से समानता पूछेगा, जो ज़्यादा समान होगा मार दीजिएगा, समझ में आया। अब देखिए गोल हरे तथा झुर्रीदार पीले में संकरण कराने से क्या प्राप्त होता है, बताइए। गोल हरा और झुर्रीदार पीला को जब क्रॉस कराएंगे, संकरण कराएंगे, जनन कराएंगे, तो कौन सा मटर प्राप्त होगा बबुआ। देखो इसमें से हम क्या ले सकते हैं, इसमें क्या है, 4 जीन है, 4 टाइप के जीन है। ये देखिए इसमें एक गोल वाला है और हरा वाला है, मतलब 2 गोल वाला 2 हरा वाला। इसमें हमको अर्धसूत्री विभाजन कराना होता है, मतलब अधवे हमको जीन लेना है इसमें से, अधवे। अब बताइए मतलब 4 गो है तो 2 गो उठाना है युग्मक बनाने के लिए, युग्मक बनाने के लिए हमको 2 गो उठाना रहता है। इसमें भी 4 गो है, 2 गो उठाना है। अगर 8 गो रहता है तो 4 गो उठाते, तो 1 गो रहता है तो आधा उठाते, 1 गो वैसे होता नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब अधिया के लेते हैं, युग्मक बनाने के लिए अधिया देते हैं। जितना युग्मक रहेगा, जितना मतलब जितना गुणसूत्र रहेगा उसका अधिया देंगे। तो देखिए क्या होता है, यहाँ क्या है, RRY है। तो देखिए बाबू कैपिटल RR है और कैपिटल स्मॉल YY है, स्मॉल डबल। अब देखिए इसमें से क्या ले सकते हैं, या तो कैपिटल R ले सकते हैं, दोनों लक्षणों का होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिए कि जब भी हम गैमेट बनाएं कि तो सभी लक्षणों का एक एक जीन होना अनिवार्य है, समझ में आया। तो देखिए इसमें RR कैपिटल R जो है ये गोल को दर्शा रहा है और स्मॉल Y किसको दर्शा रहा है बाबू, हरा को। अब देखिए इसमें दोनों लक्षणों का एक एक जीन लेना हमको जरूरी है, एकदम जरूरी है। और अध्याय के लेना है तो हम क्या ले सकते हैं, एक R ले सकते हैं, एक Y ले सकते हैं, चाहे हई R ले सकते हैं, चाहे हई Y। मतलब कहीं से लेंगे बाबू तो कहीं से लेने में क्या कर सकते हैं, बस RY ले सकते हैं, यानी कैपिटल R और स्मॉल Y, कैपिटल R स्मॉल Y। ये क्या बन गया बाबू, गैमेट बन गया। इसके अलावा और कुछ ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हैं। देखिए ना ये भी और ये भी लेंगे तो कैपिटल R स्मॉल Y होगा। अब इससे गैमेट बनाइए, इससे गैमेट क्या बनेगा, इससे भी वही बनेगा, स्मॉल
स्मॉल आर और कैपिटल वाई, मतलब ये कहीं ले सकते हैं उसमें भी। तो ये मान लीजिए ये मेल का है, ये फीमेल का है, समझ में आया। तो ये क्या है, फीमेल वाली झुर्रीदार है और क्या है, पीला है। क्या है, झुर्रीदार है और पीला है, झुर्रीदार है और पीला है फीमेल वाली। और मेल वाला क्या है, गोल है और हरा है। अब इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा बाबू, देखिए मटर का पौधा बनेगा आर आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो देखिए जितने लेटर दर्शाने के लिए हम कैपिटल यूज करते हैं वो होते हैं प्रभावी लक्षण, और जितने हम क्या स्मॉल यूज करते हैं वो होते हैं अप्रभावी लक्षण। तो अब बताइए बाबू इसमें प्रभावी लक्षण क्या होगा, गोल और पीला, गोल और पीला क्या होगा, गोल पीला। देखिए ना इसमें पीला, झुर्रीदार पीले में से पीला वाला प्रभावी लक्षण है और गोल हरे में से क्या है, गोल वाला प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण का मतलब कि क्रॉस कराने के बाद जो मटर बनेगा, मटर का पौधा जो बनेगा वो कैसा होगा, इसका कैसा प्रभाव होगा, मतलब इन दोनों के गुणों में से कौन से गुण का प्रभाव होगा, कौन से गुण का प्रभाव होगा। तो देखिए इसमें था गोल और हरा, तो गोल हरा में से कोई एक ही गुण इसमें से प्रभावी होगा। इसमें था झुर्रीदार और पीला, तो इसमें से कोई एक ही गुण प्रभावी होगा। तो देखिए बाबू इसमें क्या होगा, देखिए ना इसमें प्रभावी लक्षण ही प्रभावी होते हैं। प्रभावी लक्षण के हम बता दिए हैं अभी कि जो कैपिटल में लिखा होता है वही प्रभावी लक्षण होता है। तो इसमें कौन सा प्रभावी लक्षण है, ये क्या है, गोल का है, ये पीला का है। तो यानी मटर कैसा बना, गोल पीला। स्मॉल वाला अप्रभावी होता है, मतलब हमको नहीं दिखता है, बस जीन रहता है उसमें, अप्रभावी वाला जीन रहता है लेकिन दिखता नहीं है। हम डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये कैसा होगा, गोल और पीला होगा, गोल पीला। गोल पीला कहीं दिख रहा है, पहले ऑप्शन गोल पीला है, गोल हरा गलती है। देखिए ना झुर्रीदार हरा गलती है, झुर्रीदार पीला गलती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बच्चे के नरत्व का निर्धारण कैसे होता है, नरत्व क्या होता है भाई, नरत्व मतलब नर, नर मतलब पुरुष, मतलब कि ये कैसे निर्धारित होगा कि जो जनन करने के बाद बचवा पैदा होगा वो पुरुष होगा, मेल होगा। अब बताइए कैसे पता चलेगा, पहले ही हमको बताना है, भविष्यवाणी करना है, मतलब ये करना है कि कोई सेक्सुअल रिलेशन बनाने जा रहा है, अभी से भविष्यवाणी कर देना है कि तुम्हारा लड़का होगा कि लड़की होगी। तो यही करना है। देखिए क्या बोल रहा है कि गोल, यहाँ पे बच्चे के नरत्व का निर्धारण कैसे होता है, युग्मनज में एक्स गुणसूत्र के कारण, युग्मनज में एक्स गुणसूत्र के कारण, युग्मनज में वाई गुणसूत्र के कारण। तो बबुआ हम पिछले लेक्चर में आपको बताए हैं क्या कि जिसमें एक्स जाता है, एक युग्मनज में, जिसमें देखिए क्या बताए थे, मेल के गैमेट में या तो एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। तो नरत्व यानी नर बनाने के लिए हमको चाहिए, तो नर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए। तो वाई वाला क्या मिल गया, स्पर्म मिल गया, और एक्स वाला तो ये फीमेल गैमेट होता ही है। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेंगे, एक्स वाई वाला क्या बनेगा, एक्स वाई, यानी ये दोनों मिल गए सब, तो एक्स वाई वाला युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया, बचवा का पहला स्टेज बन गया। तो वाई क्या करता है बबुआ, वाई जो है ना ये क्या करता है, यही पुरुष बनाता है, यही नर बनाता है। अगर यहाँ पे एक्स हो जाता, इस पर में एक्स वाला मिलता, तब क्या बनती, बच्ची बनती। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या आया है, वाई वाला आया है, यानी जब युग्मक में वाई गुणसूत्र रहेगा तो बचवा क्या पैदा होगा, नर पैदा होगा, यानी वाई होने से बच्चे के नरत्व का निर्धारण होता है। समझ में आया। तो यहाँ क्या है, युग्मनज में वाई गुणसूत्र होने के कारण बच्चे का नरत्व का निर्धारण होता है। समझ में आया। जब वाई युग्मनज में दिखेगा तब मार दीजिएगा कि बचवा जो होगा लड़का होगा। समझ में आया। अब देखिए नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है जब, अब इसमें हम बता देते हैं आपको पहले से ही कि इसमें 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, मतलब इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, पहले से ही बता देते हैं। देखिए नई स्पीसीज का निर्माण हो सकता है जब, यानी नई स्पीसीज, नई जाति का निर्माण कैसे होता है, मान लीजिए मनुष्य से कोनो राक्षस जन्म ले लिया, कैसे हो सकता है ऐसा। तो देखिए क्या हुआ, जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाए। अब हो सकता है कि जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि हमारा सिर है और उसका क्या हो जाए, सिर के जगह पे दांत हो जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कहाँ फिट रहता है बबुआ, ये सब लक्षण जो है फिट रहता है किसमें, केंद्रक में, कोशिका के अंदर केंद्रक में क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए होता है, और डीएनए के अंदरवा
क्या होता है, जीन होता है। जीन में सारे लक्षण एक लक्षण कोड के रूप में भरे होते हैं, एक जीन में एक लक्षण कोड के रूप में भरा होता है। अब बताइए एगो कोनो जीन गायबे हो गया जब हम सिर बना रहा था, अब उसके जगह पे आ गया दांत बनाने वाला लंबा लंबा, तो हमारी सिरवा के जगह पे क्या हो जाएगा, दांत। मतलब बचवा पैदा होगा तो कैसा होगा, दांत वाला, ऐसे लगेगा भाई ये तो लग रहा है भैंसा है, ऐसे दिखेगा। समझ में आया? तो क्या होगा, नई जाति उत्पन्न हो जाएगी। नई जाति मतलब हमसे अलग दिखने वाला, अब हमसे जनन नहीं कर पाएगा, मतलब हमारे साथ मिलके वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, उसी को नई स्पीसीज बोलते हैं। तो डीएनए में जब परिवर्तन आएगा तभी हो सकता है कि वो हमारे साथ जनन न करे, हमारे साथ मिलके बच्चा पैदा न करे। ऐसा तभी हो सकता है जब डीएनए में परिवर्तन कुछ आ जाए। तो डीएनए के अंदर जीन होता है, जीन में परिवर्तन हुआ तो मतलब कि डीएनए में परिवर्तन हुआ। बाबुआ क्या है बताइए ना, आपके शरीरवा के अंदर आपका हाथ है, आपका हाथवा हम काट दिए, कहे कि आपके शरीर में परिवर्तन हो गया, और कहे कि आपके हाथ में परिवर्तन हो गया, दोनों में क्या अंतर है? बस एगो को हम खखोर के बता रहे हैं, मतलब एगो को अंदर से बता रहे हैं एकदम कि आपका हाथ कटा है, शरीर में हाथ है, हाथ कटा है। अब हम पहले बताएं कि आपका शरीर में कुछ गड़बड़ी हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तो ये भी तो सही है, कैसे कि आपके हाथ कट गए हैं मतलब गड़बड़ी हो गया है। तो अब बताइए जीन में गड़बड़ी हुआ है मतलब डीएनए में गड़बड़ी हुआ है, कहाँ से कि जीन जो होता है डीएनए में ही होता है, जीन से मिला करके डीएनए बनता है। तो डीएनए में परिवर्तन होने की वजह से ऐसा हो सकता है। समझ में आया? डीएनए में जीन होता है, मान लीजिए कि इस सर वाले जीन की जगह पे दांत वाला आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है। अब युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित हो जाए। अब बताइए हमारे में कितना होता है, 46 गो गुणसूत्र होता है, युग्मक कितने का बनता है, 23 गो गुणसूत्र का युग्मक बनता है। अब हो सकता है कि युग्मक में गुणसूत्र परिवर्तित हो जाए, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, एगो गुणसूत्र गायब हो गया कितना, मान लीजिए कि 20 गो गुणसूत्र रह गया। अब क्या होगा, हो सकता है कि 20 गो नहीं रहा, अब हो गया 25 गो। अब क्या होगा बबुआ, इधर से 25 गो मिलेगा, स्त्री वाला कितना मिलेगा, स्त्री वाला 23 गो मिलेगा। कितना गुणसूत्र हो गया बाबू, 25 और 23 कितना हो गया, 46 दूं 48 गो गुणसूत्र। कितना हो गया, 48 गो गुणसूत्र। अब बताइए 48 गो गुणसूत्र हो गया, अब क्या होगा, अब बचवा तो अलगे पैदा हो जाएगा, कहा से कि हमारे अंदर कितना होता है, 46 होना चाहिए, बचवा में 46 हो गया 48। हो सकता है कि उसके हाथ में क्या निकल आए, तलवार, हो सकता है हाथ में बंदूक, ऐसे कुछ टाइप में निकल आए, हो सकता है ना, गुणसूत्र बदल जाने से गुणसूत्रों की संख्या। तो देखिए क्या हुआ, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित हो जाए। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन की वजह से हो सकता है ऐसा, नई जाति उत्पन्न हो सकती है। डीएनए में चेंज आ जाएगा तो कुछ उसका शरीर में चेंज आ जाएगा, और डीएनए हमारे डीएनए से मैच नहीं करेगा, जनने नहीं होगा। अब देखिए हो सकता है गुणसूत्रों की संख्या परिवर्तित हो जाए, ये भी हो सकता है, तो इससे उसके गुणसूत्रों की संख्या अलग हो जाएगी, दूसरा जीव बन जाएगा। आनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है बाबू, कोई परिवर्तन होना चाहिए तभी तो नया जीव बनेगा। अब कोई परिवर्तन ही ना हो, मनुष्य जन्म ले लिया मनुष्य से, तो कोई नया जाति जन्म लिया, शेर बाघ नहीं ना जन्म लिया है, तो नहीं होगा कुछ, तो ये गलत है। ठीक, जनकों में परस्पर मैथुन ना हो। अब मैथुन से क्या मतलब है भाई, मैथुन नहीं होगा तो बच्चा पैदा बस नहीं होगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे बोला है 6वां क्वेश्चन, आर यानी कि गोल हरा और झुर्रीदार पीला में संकरण कराने से F2 पीढ़ी में नए पौधे क्या प्राप्त होते हैं। तो बबुआ हम यहाँ पे बताए हैं, जो यहाँ पे ये F1 पीढ़ी वाला था, तो F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हो रहा था बाबू, हमको गोल पीला बस प्राप्त हो रहा था। अब F2 पीढ़ी में क्या प्राप्त होता है, F2 पीढ़ी में क्या प्राप्त होता है बाबू, गोल पीला के अलावा और क्या प्राप्त हो सकता है F2 पीढ़ी में। देखिए आर आर वाई वाई में संकरण कराने से F2 पीढ़ी में नए पौधे पूछ रहा है, जो पहले से है उसको नहीं पूछ रहा है। मतलब कि गोल और हरा है पहले से, और झुर्रीदार पीला है पहले से, इसको नहीं पूछ रहा है। इसको छोड़कर और कौन कौन सा पौधा मिलेगा, तो देखिए इसको छोड़कर कौन कौन सा पौधा मिलेगा, झुर्रीदार पीला पहले से ये है तो ये नहीं मिलेगा, मतलब इसको नहीं लेंगे, कैसे कि पहले से है, नया पूछ रहा है। देखिए गोल हरा भी पहले से है, इसको ये भी गलत है, कैसे कि पहले से है, बनेगा भी लेकिन पहले से है, तो इसको भी नहीं लेना है हमको, बस नया वाला बताना है। गोल पीले, हाँ भाई गोल पीले इसके संकरण से बनते हैं, तो ये क्या है, सही है। झुर्रीदार हरे इसके संकरण से बनते हैं, क्या बनते हैं, झुर्रीदार हरे भी बनते हैं। देखिए झुर्रीदार और हरा ये भी बनता है, ठीक, तो इसके संकरण से ये भी बन सकता है F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी का संकरण हम बहुत अच्छे से बताएं, आप जाकर देख सकते हैं। संकरण कराना बहुत खतरनाक होता है, जाके देखिएगा वहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
अब ये मतलब दोनों ऑप्शन इसमें भी सही है, इसमें भी 2 ऑप्शन सही है। कैसे कि देखिए ये क्या है, गोल हरा है, ये झुर्रीदार पीला है। यहाँ पे कोई इससे अलग दिखाना है, मतलब ये तो पहले से है सब, इन सब को नहीं बताना है। पूछ रहा है नए पौधे कौन प्राप्त होंगे, ये पहले से हैं प्राप्त होंगे चलेगा, लेकिन नया कौन मिलेगा, नया कौन मिलेगा, गोल पीला। देखिए इससे कोनो मैच नहीं कर रहा है, गोल पीला, गोल और पीला यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ना गोल और पीला इसमें है, ये नहीं है, तो पीला इस पौधे में नहीं है। इस पौधे में क्या बोल रहा है, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा भी इसमें नहीं है, झुर्रीदार पीला है ये, तो नया पौधा यही बनेगा। अब देखिए यदि जीवाश्म अपेक्षाकृत गहरी परतों में प्राप्त हो तो क्या होगा, क्या बोल रहा है, जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, किसी भी जीव के अस्तित्व को, मतलब कुछ उसका बच गया, छाप बच गया, नाखून बच गया, मान लीजिए कि कोई उसका मार दिया दीवाली पे और उसका हथवे उकच गया, तो क्या होगा, वो भी जीवाश्म है। जो उकच गया सांचा वो भी जीवाश्म है। हो सकता है उसका नाखून कहीं गिर गया, कोई जीव मर गया उसका हम बात कर रहे हैं, कोई नाखून गिर गया तो वो भी जीवाश्म है। सड़े गले कुछ भी अवशेष बच जाते हैं उसको जीवाश्म बोलते हैं। अब बोल रहा है कि यदि जीवाश्म अपेक्षाकृत गहरी परतों में, मतलब पृथ्वी के अंदर खूब गहरा खुदाई करें तब हमको जीवाश्म मिले, कुछ मिल जाए खोपड़ी ओपड़ी कोनो जीव का, तो उसको क्या बोलेंगे, जीव हाल ही में विलुप्त हुआ है। नहीं भाई, अगर जीव हाल ही में विलुप्त हुआ रहता तो ऊपर तनी मनी 10 फीट 15 फीट नीचे रहता, अभी बहुत नीचे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जीव जो है बहुत पहले विलुप्त हुआ था। विलुप्त होने का मतलब क्या है, विलुप्त होने का मतलब है कि ये पृथ्वी से गायब हो जाए, जैसे डायनासोर अब पृथ्वी पे दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं। तो ये क्या है, जीव हाल ही में विलुप्त हुआ है। गलत है, कहा से कि भाई जब गहराई में मिलेगा तो ढक जाएगा। कैसे ढक जाएगा, अब देखे होंगे चप्पल उप्पल कहीं फेंक देते हैं रोड पे ना, धीरे धीरे अपने आप पे ढकाने लगता है। वैसे जीव जो है कई मरने के बाद कई हजार लाख साल बाद क्या होगा, ढकने लगेगा, कुछ नीचे चला जाएगा पृथ्वी के अंदर। ठीक, अब देखिए जीव हजारों वर्ष पूर्व विलुप्त हुआ है, ये सही है। कहा से कि ये बहुत दिन पहले विलुप्त हुआ है, अगर गहरे परतों में मिल रहा है। दोनों ये गलत है, कोई नहीं भी गलत है। अब देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन जो है ना, 4 क्वेश्चन, इसमें सारे के सारे नाम ऑप्शन सब एक ही हैं। देखिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था बाबू, मेंडल ने। क्या मेंडल ने दिया था, लैमार्क ने दिया था, डार्विन ने, कोई नहीं, कौन दिया था, डार्विन दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या कहता है कि जीव जो होते हैं प्रकृति के हिसाब से अपने आप को ढलने के लिए क्या कर लेते हैं, थोड़े थोड़े उसमें चेंज आने लगते हैं, जिससे नई जाति उत्पन्न हो जाती है। जैसे जिराफ का गर्दन पहले छोटी मुखी था, अब क्या हुआ, वो घास भेटने लगा, पौधे की पत्तियां भेटने लगा, तो धीरे धीरे कई हजार लाख साल बाद उसके बच्चे लंबी गर्दन वाले पैदा होने लगे, ऐसा कहा जाता है। समझ में आया, तो ये होता है प्राकृतिक चयन। अब हो सकता है कि हम अगर ठंडे इलाकों में चला जाए तो हमारे ऊपर पूरा बाल आ जाए, पूरा बाल एकदम झबर जैसे कुत्ते का बाल होता है वैसे आ जाए, काहे, ठंडी से बचने के लिए। तो अब क्या होगा, हमारा नया जाति जन्म ले लेगा। तो वो जाति जो है वो प्राकृतिक चयन के हिसाब से, मतलब प्राकृतिक में एडॉप्ट करने के लिए बन जाएगा, तो उससे क्या होगा, वही प्राकृतिक चयन कहलाता है। तो डार्विन नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। समझ में आया, नेचुरल सिलेक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। प्रभाविता का नियम किसने दिया था, प्रभाविता का नियम किसने दिया था। प्रभाविता का नियम पहले क्या होता है, प्रभाविता का नियम, इसमें भी ऑप्शन दिया है मेंडल, डार्विन, लैमार्क, कोई नहीं, इसमें भी वही ऑप्शन है, इसमें भी वही। तो देखिए ये प्रभाविता का नियम क्या होता है, प्रभाविता का नियम अभी बताए हैं कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो आने वाली पीढ़ी में दिखते हैं। जैसे आर और कैपिटल वाई, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रभावी लक्षण थे, ये आने वाली मटर की पीढ़ी में हमको दिखे थे। मतलब कैसा हुआ था, मटर हुआ था गोल और पीला, ये दोनों प्रभावी लक्षण थे इसके वजह से। तो ये क्या हुआ, ये प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जब 2 पौधों में या 2 जीवों में संकरण कराया जाता है तो आने वाली पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही दिखते हैं और अप्रभावी लक्षण के जीन उसमें उपस्थित होते हुए भी अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं, मतलब छिपे रहते हैं। समझ में आया, तो यही प्रभाविता का नियम है। तो ये प्रभाविता का नियम किसने दिया था बाबू, मेंडल ने। जितना आनुवंशिकता वाला होगा सब मेंडल ने दिया था।
अब अनुवांशिकी का जनक है, बताइए अनुवांशिकी का जनक कौन है? अभी बताएं कि जितना अनुवांशिकता वाला होगा कौन होगा? मेंडल। अनुवांशिकी का जनक मेंडल। ठीक, अब देखिए डार्विन नहीं होंगे, लेमार्क भी नहीं होंगे। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत क्या होता है? उपार्जित लक्षण होते क्या है बाबू? उपार्जित लक्षण जो हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं उसको उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो ये कौन दिया था उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत? डार्विन ने नहीं दिया था, ना मेंडल ने दिया था, ये लेमार्क ने दिया था। कौन दिया था बाबू? लेमार्क एक वैज्ञानिक थे। अब देखिए लेमार्क जो वैज्ञानिक थे उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत तो दिए थे, लेकिन इस सिद्धांत में हो गया गलती। कैसे गलती हो गया कि ये बोल रहे थे ना कि जो हम अपने जीवन में लक्षण प्राप्त करते हैं तो वो बचवा में भी ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब अगर अपने जीवन में कोई लड़की जो है एकदम कम हाफ माइंड की है तो उसका बचवा हाफ माइंड का होगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा बाबू। देखिएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो ये कह रहा है ऐसा होगा। अब बताइए ना ये कैसे हो सकता है? अगर हाफ माइंड का लड़की हो गई तो लड़कियां सब हाफ माइंड की होती हैं। अब क्या होगा? सब हाफ माइंड का अगला पीढ़ी आने लगेगा, तो गलती हो जाएगा ना। तो इसलिए ये क्या हो गया? गलती हो गया। कहाँ है? देखिए इस पे प्रयोग हुआ है। क्या प्रयोग हुआ कि चूहे की पूंछ को काट दिया गया। लगभग 100 चूहे की पूंछ को ऐसे ही काटते गए। तो बताइए वो जब जन्म लिया उसके बाद उसका लक्षण आया कि उसका पूंछ नहीं है। कहीं हम कैंची से कुतर दे रहे थे बार बार, लेकिन 100 साल बाद भी वो चूहा जो है ना पूंछ वाला चूहा पैदा कर रहा था। अब क्या होगा? तो ये इनका उपार्जित लक्षणों की वंशागति मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना। तो उपार्जित लक्षण जो हम जीवन में प्राप्त करते हैं वो दूसरी पीढ़ी में भी जाता है। मतलब अगर हम पहलवान हो गए ना, बॉडी बिल्डर हो गए, हमारा बच्चा बॉडी बिल्डर हो जाए, इनका कहना ये था। तो अब बताइए गलती है ना? तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए इनकी सिद्धांत गलत हो गया। लेकिन ये सिद्धांत किसका है? लेमार्क का सिद्धांत है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। लिंग गुणसूत्र किसको बोलते हैं? जो क्या करता है? लिंग निर्धारण करता है। ये बताएगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा, उसी को क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होता है। कौन भाई होता है? एक्स वाई दोनों होता है। अगर एक्स वाला गुणसूत्र मिल गया, एक्स वाला स्पर्म मिल गया, एक्स गुणसूत्र वाला स्पर्म मादा के ओवम से मिल गया, तो क्या होगा? बच्ची पैदा होगी, यानी लड़की पैदा होगी। और वाई गुणसूत्र वाला स्पर्म अगर मादा के गैमेट से मिल गया तो क्या होगा? लड़का पैदा होगा। अब देखिए ये सब तो गलत है। एक्स वाला वाई वाला बस सिर्फ एक्स सिर्फ वाई गलत है। एक्स तो मादा में बस होता है, ये भी गलत है। कीटों में लिंग निर्धारण गुणसूत्र होते हैं। कीट जो होते हैं जैसे हमारे में क्या है? एक्स वाई हैं, एक्स वाई लिंग निर्धारण गुणसूत्र हैं पुरुषों में, वैसे सेम कीट में होते हैं। कीट मतलब समझते हैं? कीड़ा फतिंगा समझते हैं ना? जैसे आती हैं सब वो क्या होती हैं? टिड्डे वगैरह सब क्या होते हैं? सब कीड़े होते हैं। तिलचट्टा वगैरह सब कीड़े होते हैं। तो ये कीटों में लिंग निर्धारण गुणसूत्र कौन सा होता है? ओ एक्स। जैसे हमारे में एक्स वाई होता है ना, उसी टाइप का इसमें एक गुणसूत्र का नाम है ओ एक्स। समझ में आया? तो कीटों में लिंग निर्धारण का गुणसूत्र जो होता है ओ एक्स होता है। इसके बहुत कम चांस हैं पूछने के, लेकिन इसको भी आपको जानना जरूरी है, ये अलग से दे दिया है। हाँ देखिए जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका है। महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? किस तत्व की? हम आपको बताए थे हमारा जीवन जो है तत्वों से मिलके शुरू हुआ था। पहले मतलब तत्व आपस में मिले थे, एगो जीव बनाए थे। तो उस जीव से डेवलपमेंट होते होते हम बन गए। तो अब बताइए सबसे पहले जो जीव बना उसके निर्माण में कौन कौन तत्व सहायक थे? हम आपको बता चुके हैं इस चैप्टर को पढ़ाते समय। कौन कौन सा बाबू? CH4NH3H2। कौन सा? CH4NH3H2 मतलब मेथेन और क्या है? अमोनिया और हाइड्रोजन। ये CH4O2N2 ये इंपॉर्टेंट, ये मिले थे लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं थे। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट यही थे। ये कौन से हैं? ऑक्सीजन, अमोनिया, हाइड्रोजन गलती है। ये हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गलती है। मतलब ये सही है। समझ में आया? मेंडल सबसे मेन यही था, मेथेन और क्या था? अमोनिया और क्या था? मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। अब देखिए मेंडल के अनुसार लाल तथा सफ़ेद पुष्प में संकरण कराने से प्राप्त होता है। लाल और सफ़ेद पुष्प में संकरण कराने से लाल पुष्प प्राप्त होता है। गुलाब का अगर लाल और सफ़ेद पुष्प का संकरण कराएंगे, क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? लाल पुष्प प्राप्त होगा। आप पूछेंगे काहे? आप कैसे बता दिए? काहे से कि लाल पुष्प जो होता है उसका प्रभावी लक्षण है, ये सफ़ेद जो होता है कम प्रभावी लक्षण है। तो समझ में आया? क्या प्राप्त होगा बाबू? लाल
प्राप्त होगा? प्रभावी लक्षण कौन सा है? लाल है, तो लाल पुष्प प्राप्त होता है। समझ में आया? तो ये लाल पुष्प प्राप्त होंगे हमको। अब देखिए क्या होता है, अगर हम आपको बताए थे कि टी टाइप का एक पौधा होता है, अगर और स्मॉल टी टाइप का एक पौधा होता है, तो इससे क्या क्या गैमेट बनेगा? एक टी गैमेट बनेगा, इससे एक स्मॉल टी गैमेट बनेगा। मतलब ये क्या दर्शा रहा है? बड़े पौधे को, ये बौने पौधे को, यानी छोटे पौधे को, मटर के। अब इन दोनों का संकरण कराते हैं तो क्या बनता है बाबू? बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बनता है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें हमको प्रभाव किसका दिखेगा? कैपिटल टी का। वैसे ही सेम इसमें लाल, यहाँ पे आर आर कर दीजिए, आर आर यानी रेड रेड। इसमें क्या कर दीजिए? यहाँ क्या है? लाल तथा सफ़ेद। इसमें डब्लू डब्लू कर दीजिए, वाइट वाइट, तो वाइट वाइट। अब बताइए डब्लू डब्लू क्या होगा? स्मॉल स्मॉल होगा, कैसे कि अप्रभावी लक्षण होता है। तो इन दोनों का क्या बनेगा गैमेट? इसमें बनेगा आर कैपिटल आर, इसमें स्मॉल डब्लू। अब बताइए क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल डब्लू, यानी कौन सा लक्षण दिखेगा? रेड वाला, रेड वाला। ऐसे बना के दिखिएगा। अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर के। उसके बाद हमारा सारा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू सारा कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।